नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुजीत और हमारे साथ हैं जनता दल यू के प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, आज तो आप पर बड़े कड़े प्रहार होने वाले हैं और हो भी रहा है। जनता दल यू पर, बिहार सरकार पर काफ़ी लंबे अरसे के बाद आप लोगों ने आयोगों और बोर्डों का गठन किया, लेकिन जिस प्रकार से गठन हुआ है और उस गठन को लेकर सवाल भी उठ खड़े हो रहे हैं। कई नेताओं, मंत्रियों और यहाँ तक कि अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को उसमें समाहित कर दिया है, जो कि एक चर्चा का, राजनीतिक चर्चा का और राजनीतिक बहस का एक मुद्दा बन गया है कि नीतीश कुमार की सरकार से इस प्रकार की अपेक्षा लोग नहीं करते हैं आमतौर पे। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, और खासतौर पर तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि एक दामाद आयोग भी बन जाना चाहिए, तो उस पर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? कैसे आप बचाव कीजिएगा इसमें? बिहार तक के तमाम दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बड़ा ही मौजूद सवाल बड़े भाई साहब आदरणीय सुजीत झा जी ने पूछा है, तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और हमें है सरकार में रहना और हमें है जनता की सेवा करना। विपक्ष के पास कोई अपनी जमीन नहीं है। हम लोग उनको दुष्यंत कुमार की एक लाइन कहते हैं, तुम्हारे पाँव के नीचे जमीन नहीं, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। किसी का दामाद होना या किसी का बेटा होना कोई अपराध तो नहीं है। मैं भी किसी का दामाद हूं और किसी का बेटा हूं। सिर्फ किसी का दामाद होने से कोई टारगेट कर ले, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। जिनको आयोग में जगह दिया गया है, उनका जो योगदान है पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में, राजनीति में, या जिस पार्टी की तरफ से वो आते हैं, उस कोटे पे आते हैं, उनके योगदान को देखा जाए। किसी राजनेता के बच्चे में प्रतिभा हो सकती है, सिर्फ इसलिए कि वो राजनेता का बेटा बेटी है या दामाद है, इसलिए टारगेट करना कोई अच्छी बात नहीं है। उनका अगर योगदान है उस पार्टी विशेष में, उस पार्टी को उन्होंने सींचा है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता लाठी खाता है, धक्के खाता है, खून पसीना तो राजनीतिक कार्यकर्ता खाता है ना, कि अधिकारियों के रिश्तेदार, उसके बाद आपको ठीक है, आप दामाद जिसको भी बनाया गया है, बहुत ज़्यादा सवाल इस पर इसलिए भी कर सकते हैं कि उनका एक बैकग्राउंड है, वो बात कहा जा सकता है। लेकिन आप जो है पता गलत लिखे, पति के जगह पिता का नाम लिख के अगर इस तरह का समाहित करते हैं सदस्य को, तो ये तो एक सवाल खड़ा होता है ना जितेंद्र जी। देखिए, जहां अधिकारी की बात कहते हैं, तो सेम वही बात मैं कहूंगा कि किसी अधिकारी की पत्नी होना भी कोई टारगेट होने का कारण तो नहीं होना चाहिए। उनके योगदान पे, उनकी मेरिट पे, उनके क्वालिफिकेशन पे चर्चा होनी चाहिए। डिजर्व करती है। हाँ, बिल्कुल डिजर्व करते हैं। मैंने उनके सीवी को देखा है, उनके क्वालिफिकेशन को देखा है। हाईली क्वालिफाइड हैं वो डॉक्टरेट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं। आज पूरे बिहार में कितने लोग डॉक्टरेट हैं? पूरे पॉपुलेशन का 1% व्यक्ति भी डॉक्टरेट नहीं है। और अगर उनमें योग्यता है, प्रतिभा है, जो वो अपने काम से प्रदर्शित करेंगे, उनको मौका मिला है, तो काम से, किसी भी व्यक्ति की पहचान काम से होती है ना। अच्छा, आरजेडी वाले यही काम कर रहे थे, तो उनके समय में रास लीला, और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। नहीं, यही तो सवाल है कि आप लोग यही सवाल करके आरजेडी को जो आप लोग अब तक पानी पिलाए रहते हैं, परिवारवाद, तो ये वाद, तो वो वाद, ये सब कौन वाद है? यह हमारी सरकार में विशुद्ध रूप से योग्यता को, मेरिट को तरजीह दिया गया है, और उनके मेरिट के हिसाब से लोगों को जगह मिला है डिफरेंट आयोग में, बोर्ड में। और अभी तक मैं जानकारी के लिए बता दूं कि हमारी सरकार ने जो 2016 से भांग थी 20 सूत्री कमेटी, जो जिला लेवल पे होती है और प्रखंड के लेवल पे होती है, सरकार ने उसका गठन कर दिया है। और बहुत बड़े लेवल पे जो पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं जिला में और प्रखंड में, उनको वहां एडजस्ट किया गया है। सोचिए, 2016 से भंग था ये। इसके बाद 20 सूत्री के अतिरिक्त थाना की कमेटी होती है, किसान सलाहकार समिति है, अनुश्रवण कमेटी है जो रेफरल अस्पताल और ग्रामीण अस्पताल को देखती है। तो इस तरह से कई आयोग है और कई सारी कमेटियां हैं, और पूरे बिहार के संदर्भ में 534 ब्लॉक है, 101 अनुमंडल है, और कई थाने हैं, महिला थाना है, SC/ST थाना है। इन सबको मिला दीजिएगा। आपके कहने का मतलब 30,000 में, हाँ, मेरे कहने का मतलब है 2-4-5 वैसा निकल भी है तो क्या दिक्कत? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि 2-4 भी क्यों निकलेगा भाई, हम उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। पूरे बिहार में 30,000 प्लस कार्यकर्ताओं को, जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं, सिर्फ जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता नहीं है। तो अभी ध्यान सिर्फ आयोग पे जा रहा है लोगों का। आयोग के पहले 20 सूत्री का गठन हुआ, थाना कमेटी का गठन हुआ, किसान सलाहकार समिति का गठन हुआ, अनुश्रवण कमेटी का गठन हुआ, जो रेफरल और ग्रामीण अस्पताल चला रही है, उसमें तो कोई उंगली नहीं उठाया। तो जो एनडीए के समर्पित कार्यकर्ता हैं 30,000 प्लस, उनको वहां पे जगह मिला है और वे अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और अभी यह प्रक्रिया जारी है, अभी यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, सिर्फ लोगों का ध्यान जा रहा है। यह आयोग हिसाब से मतलब जो सरकार ने किया है
ठीक है। बहुत सोच समझ के सोच रैशनल समझ के। डिसीजन है, और जो पार्टी से जुड़े रहे हैं, समाज सेवा में रहे हैं, सामुदायिक सेवा में रहे हैं, और जिनकी सेवा लंबे समय से ली जा रही है, जो लोगों के सरोकार से संबंधित है, लोक सरोकार से संबंधित है, वैसे ही लोगों को जगह दिया गया है। यह दामाद आयोग कहना सोची समझी साजिश का हिस्सा है, यह विपक्ष का षड्यंत्र है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने का, इसलिए वे ऐसे मुद्दे निकालते रहते हैं जिसको हाइपर किया जा सके, जिसको आप जनता के बीच में ले जाकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का यह प्रयास है वो तो ठीक आरजेडी है, वालों के द्वारा। आप तो चूंकि प्रवक्ता हैं जेडीयू के, तो आपको डिफेंड करेंगे, लेकिन जनता का भी सुनिए, जनता में क्या परसेप्शन जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार से इस तरह की लोग अपेक्षा नहीं करते हैं आमतौर पर, पिछले 20 सालों से मैं भी देख रहा हूं, और इस प्रकार की अगर बातें होती हैं तो ये चर्चा का विषय बनता है और विपक्ष को मुद्दा मिलता ही मिलता है। भले ही आप कहिए कि ये मतलब जस्टिफाइड है, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर लोगों में थोड़ी ये है, मतलब चीजें सामने आ रही हैं कि भाई इस तरह की बात पहले नहीं हुआ करती थी, जो अब देखने को मिल रहा है। क्योंकि चुनावी वर्ष भी है ये, तो निश्चित तौर पर सरकार को भी फूक फूक कर कदम रखना है। और दूसरी बात यह है कि 30,000, जैसा कि आपने कहा, 30,000 प्लस कार्यकर्ताओं को एडजस्ट किया गया है। ये वो लोग होते हैं जिनको पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है, मतलब इनको एडजस्ट कर दिया गया, अब ये टिकट मांगने लायक रहे नहीं, तो इतना लोग तो हट गया। तो खैर ठीक है, सरकार का अपना ये अधिकार है कि वो किसको आयोग में रखती है, किसको बोर्ड में रखती है, किसको सदस्य बनाती है, ये अलग बात है। लेकिन इस तरह के जब एक वाकये आते हैं तो निश्चित तौर पर विपक्ष को भी मुद्दा मिल ही जाता है। तो जितेंद्र जी, अब रहने जी, आप कितना डिफेंड कीजिएगा? सरकार के इकबाल पर सवाल उठाने की विपक्ष की हैसियत नहीं है। चलिए, उनके काम, उनके गुनाह, उन कालिखों से उनके हाथ सने हुए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे राज्य में क्या मजाल है कि कोई इधर उधर कर लेगा। चलिए, आप रूल ऑफ लॉ में विश्वास करने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, और उनके संज्ञान में कोई दाएं बाएं नहीं कर सकता है। चलिए, देखिए, जनता में जाहिर है, आपने देखिए क्या होता है। जज भी दोनों पक्ष को सुनकर निर्णय करता है। तो जिस तरह से तेजस्वी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो भाई हम भी अपनी पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे और जनता तय करेगी। लोकतंत्र में तो जनता जनार्दन ही मालिक है ना भाई, तो जनता को तय करने दीजिए। चलिए, अब समय समाप्त हुआ। आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपने जिस तरह से डिफेंड किया है, लेकिन देखिए वही फिर से जनता के बीच जाना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।